एसी के हिस्ट्री में आपका स्वागत है। आज हम अपनी सेकंड सक्सेसर स्टेट अवध के बारे में जानेंगे। और इससे पहले मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ हैदराबाद, और इसके बाद हम लोग करेंगे बंगाल। तो आज की वीडियो में हम बात करते हैं अवध, द सक्सेसर स्टेट ऑफ मुगल एम्पायर। अवध जो थी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, जैसे मुगल एम्पायर में क्या हुआ था कि पूरे अपना जो एम्पायर था इन्होंने प्रोविंसेस में डिवाइड कर रखा था। तो अवध उनमें से एक प्रोविंस था, यानी कि एक सूबा था। सूबा, सूबेदार, यानी कि जो प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेटर होता है उसको सूबेदार कहा जाता था। तो ये एक सूबा यानी कि एक प्रोविंस था, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविंस था मुगल एम्पायर का। अब जैसे कि मुगल एम्पायर की कमियां, कुछ उनके मतलब वीक रूलर्स आने लगे, तो जो गवर्नर्स हुआ करते थे वो भी अब इस ये करने क्या करने लगे थे कि जो अपने जहाँ के वो गवर्नर या जहाँ के वो सूबेदार अपॉइंट हुए होते थे वहां उसी एरिया में अपनी इंडिपेंडेंस थोड़ी ज्यादा, यानी कि सेंटर का कंट्रोल कम, और अपनी जो गवर्नेंस है एज अ सूबेदार या एज अ प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेटर, वो अपनी जो पकड़ है उस पर ज्यादा करने की कोशिश अब करने लगे थे। बहुत ज्यादा उनकी कोशिश ये होती थी कि मुगलों का अब इन्फ्लुएंस जो है हमारे इलाके में जरा कम हो, क्योंकि देखो रूलर वैसे ही वीक हो रहे थे। और हर जगह अगर आप देखो, खास तौर से मैं अगर अब इस वक्त जैसे हम अवध की बात कर रहे हैं, तो जितने भी जमींदार और ये मतलब लोकल मतलब कुछ आप कह लीजिए ग्रुप्स होते थे, वो मतलब रिवोल्ट करते थे। सेंटर इतनी वीक थी कि उनको कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, या आप ये कहो कि सेंटर वीक थी तो इस तरीके के जो रिवोल्ट्स है वो बहुत ज्यादा होने लगे थे। ऐसा नहीं है कि पहले नहीं होते थे, बट पहले फिर भी सेंटर स्ट्रांग थी, बट अब वीक हो रही है। अब मुगल एम्पर जो है वो वीक है, वो ज्यादा इस बात पे ध्यान नहीं देना चाहता कि भाई क्या हो रहा है उसके एम्पायर में, या इतने रेबेलियन जो हो रहे हैं उसको कैसे कंट्रोल करें। अगर आप अवध की बात करें तो अवध में जिस तरीके के जो जमींदार, जो पॉपुलर जमींदार या जो रिच जमींदार या पावरफुल जमींदार हैं, वो जिस तरीके से रिवोल्ट कर रहे थे, अब उसको कंट्रोल करने का काम जो था, फिर वो गवर्नर ज्यादा से ज्यादा अपनी पावर लेकर उनको कंट्रोल भी करता था। और थोड़ा सा उसको ये भी होता था कि भाई अब इस एरिया में मेरा इन्फ्लुएंस, मेरी पावर ज्यादा हो, मुगल जो एम्पायर, जो हमारे एम्पर है, उसका होल्ड थोड़ा कम हो जाए। ऐसा ही एक एम्पायर, ऐसा ही एक मतलब स्टेट जो उभर कर इस दफा आई वो थी अवध। सादत खान बुरहानुल मुल्क, ये पूरा नाम है इनका, बुरहानुल मुल्क इनको टाइटल दिया गया था। तो सादत खान बेसिकली जो थे ये थे फाउंडर, इनको फाउंडर कहा जाता है अवध का। 1722 में इनको गवर्नर बनाया गया अवध का। और अवध इसके इसमें इन्होंने फिर धीरे धीरे कोशिश ये की कि मुगल इन्फ्लुएंस अवध रीजन में थोड़ा कम हो जाए। अब इसके लिए उन्होंने क्या किया, जो जागीरदार होते थे, जो मुगलों ने अपॉइंट किए होते थे, वो वाले ऑफिस अगर जैसे कोई खाली होता है, कोई बर्खास्त कर दिया या कोई सीट वेकेंट हो गई, तो अपने लोगों का, अपने जो लॉयल सर्वेंट है उनको जागीर दार बना दिया वहां का, उनको जागीरें दे दी। या जो मुगल एम्परर के तरफ से या सेंटर की तरफ से जो जागीरदार, जिसकी जागीर अवध के किसी एरिया में है, तो उसका साइज कम कर दिया, उसका एरिया रिड्यूस कर दिया कि भाई सेंटर वाले कि सेंटर की तरफ से जो जागीरदार है उसको कम जागीर है, और जो अवध के गवर्नर या सादत खान ने जिसको जागीर दी है वो जागीर थोड़ी ज्यादा है। या सादत जहां जागीर अगर अवेलेबल है अवध में, तो सादत खान ने अपने लॉयल सर्वेंट को वो दी हुई है। ठीक है। इसके अलावा स्टेट में जो होता था, एक आप देखेंगे थर्ड पॉइंट अगर देखें, स्टेट के पास ना राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू टू हाईएस्ट बिडर्स। इसका मतलब ये होता है, मतलब द रेवेन्यू फार्मर्स, यानी कि रेवेन्यू फार्मिंग यहाँ पे अब आने लग गई थी जो पहले नहीं थी। ठीक है, अवध में ये करने लग गए थे, ये फॉलो करने लग गए थे प्रैक्टिस। और इसका मतलब ये था कि भाई जो रेवेन्यू फार्मर्स हैं उनको अगर जो रेवेन्यू फार्मर हैं उनके पास खूब फ्रीडम होती थी कि वो किसी भी एरिया का जो है रेवेन्यू एसेस करें और वहां से टैक्स कलेक्ट करें। अब रेवेन्यू फार्मिंग का मतलब क्या होता है, अब जैसे फॉर एग्जांपल एक स्टेट है अवध है, ठीक है। अब जो अवध है वो क्या कर चाहती है, भाई आपको जैसे एक पर्सन ए आके स्टेट को कहता है कि भाई मैं आपको ज्यादा रेवेन्यू लाके दूंगा इस लैंड से। सपोज आप कह लो पर्सन ये कहता है मैं आपको 4 लाख रेवेन्यू इस एरिया से निकाल के दूंगा। ये समझ लो ये एक एरिया है कोई जहां से रेवेन्यू कलेक्ट करना है, ठीक है। पर्सन बी कहता है नहीं, आप ए को मत दो, मुझे दो, मैं आपको 5 लाख करके दूंगा, यहाँ से रेवेन्यू कलेक्ट करके दूंगा। इस एरिया को मैंने एसेस किया है, इसकी जो ये इतनी उपजाऊ जमीन है कि मैं आपको 5 करके दूंगा। पर्सन सी कहता है कि भाई मैं 5.5 करूंगा। ठीक है। तो स्टेट क्या करेगी, उस
इंसान उस पर्सन सी को ये राइट देगी कि इस एरिया से वो रेवेन्यू कलेक्ट करके स्टेट को दे, क्योंकि उसने ज्यादा रेवेन्यू कलेक्शन का वादा किया है। अब अगर ज्यादा रेवेन्यू कलेक्ट जो यहाँ से वो करेगा वो स्टेट को देगा। और ये जो बात है, मतलब इसे कहते हैं हम रेवेन्यू फार्मिंग, कि जिसने सबसे ज्यादा रेवेन्यू कहा कि मैं कलेक्ट करके स्टेट को दूंगा, उसको हक दे दिया गया कि भाई इस एरिया का रेवेन्यू आप कलेक्ट करोगे। ठीक है। अब सादत खान, बेसिकली ना तीन बड़े इंपॉर्टेंट नवाब थे। सादत खान, उसके बाद सफदरजंग। सफदरजंग को क्या किया था सादत खान ने, अपने ही लाइफ टाइम में मोहम्मद शाह के थ्रू इनको, सफदरजंग को जो था अपना डेप्यूटी गवर्नर पहले बना लिया। उसके बाद जब सादत खान की डेथ हो गई तो सफदरजंग ने सक्सीड कर लिया अवध में सादत खान की जगह, और बाद में मोहम्मद शाह जो कि एम्परर थे, मुगल एम्परर, उन्होंने इस अपॉइंटमेंट को कंफर्म भी कर दिया। देखो उस टाइम पे ये होता था कि ओपनली ये नहीं कहते थे कि भाई हम मुगल एम्पायर की वो चीजें नहीं मान रहे या उनकी अथॉरिटी नहीं मान रहे। उनकी अथॉरिटी को डिफाई या उनको नकार, उनके अगेंस्ट कोई नहीं खड़ा हो रहा, लेकिन अपनी इंडिपेंडेंट जो होती है ना डिसीजंस, वो अवध में अब आने लग गए। फॉर एग्जाम्पल जागीरदारी सिस्टम। अच्छा, अब जागीर यहां भी हेरिडिटरी बना दिया। ठीक है। अच्छा, अब मोहम्मद शाह ने इनकी अपॉइंटमेंट कंफर्म कर दी। अब सफदर जंग ने तो काफी लंबा पीरियड जैसे दिया अवध और इलाहाबाद को पीस का। इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई भी एरिया बहुत लंबा टाइम अगर उसको बड़ा शांतिपूर्ण मिल रहा है, तो इसका मतलब ये होता है कि वहां का जो कल्चर है, एक अवधि कल्चर है, आर्ट है, क्राफ्ट है, ये सारी चीजें, डिफरेंट कल्चर जो है, जिसको हम अलग वीडियो में करेंगे बिकॉज वो एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, वो अब डेवलप होगा। सप्रेस किया रिबेलियस जमींदार को। रिबेलियस जमींदार को क्यों सप्रेस करने की जरूरत पड़ी, वो क्यों इतना रिबेल कर रहे थे? क्योंकि उनको ये था कि भाई हमें और पावर मिले, मतलब क्योंकि इंपीरियर, उनको पता था कि भैया राजा तो वीक हो रहा है, एम्परर तो वीक हो रहा है, तो हमें और पावर्स मिल सकती हैं, मजबूर हम कर सकते हैं। तो उनको सप्रेस करने का काम फिर इन्होंने किया, सब यहाँ के नवाबों ने किया। और सफदरजंग ने क्या किया, ही मेड एन अलायंस विद मराठा सरदार, कि भाई मराठा सरदार के साथ उन्होंने एक मतलब एक तरीके से एक दोस्ती कर ली कि भाई आप मेरे एरिया को डिस्टर्ब ना करें। ठीक है, मेरे एरिया में किसी किस्म का वायलेंस या अटैक आप ना करें, बदले में उनको जो भी इनको देना होता था वो दे देते थे। ठीक है, इस तरीके से इन्होंने बड़ा लंबा टाइम अपने इलाके के लोगों को बड़े शांतिपूर्ण वातावरण दिया कि भाई तुम शांति से यहाँ रह सकते हो। सफदरजंग के बाद कौन आया? शुजाउद्दौला। शुजाउद्दौला भी जो नवाब थे अवध के, उनका भी काफी लंबा टाइम चला, और उनका मतलब आप कह सकते हो कि जब तक 1764 में, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट ईयर है जिसको हम बंगाल में करेंगे, 1764 तक, जब तक कि इंग्लिश लोगों के इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ इनकी टक्कर नहीं हुई, ठीक है, तब तक इनकी जो पावर थी अवध में अनचैलेंज्ड रही। इनफैक्ट जब थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ 1761 में, शुजाउद्दौला ने अफगान इन्वेडर यानी कि अहमद शाह अब्दाली के साथ एक तरीके से उसको सपोर्ट किया, ताकि जो मराठास हैं, उसके जो मराठास हैं उनके अगेंस्ट किया, क्योंकि मराठास मतलब मराठास के अगेंस्ट, कि मराठास उस टाइम पे बहुत अवध में उनकी तरफ से काफी दिक्कतें आ रही थी। ठीक है, अवध का जो पीस था वो काफी मतलब पीसफुल एनवायरनमेंट नहीं रह रहा था। ठीक है, तो ये पूरी स्टोरी है अवध की। अवध का कल्चर, आप जैसे कहते हैं ना, अवध, लखनऊ, ये इलाहाबाद, इनका जो कल्चर है ना, ये काफी डेवलप हुआ है बिकॉज इन तीनों नवाबों की तरफ से ये कहा जाता है कि इन्होंने अवध को बड़ा अच्छा, मतलब एक तरीके से क्या हुआ कि दिल्ली में जब जैसे नादिर शाह की इन्वेजन हुई 1739 का, अगर टाइम हमें आप ध्यान में हो तो, हमने डिक्लाइन ऑफ मुगल्स में क्या था, जब वो वाला टाइम आया था, तो मतलब जैसे अटैक हो रहे हैं दिल्ली में, हो रहे हैं अटैक्स हो रहे हैं, या लोगों को मतलब बहुत जैसे वॉर ऑफ सक्सेशन, मतलब दिल्ली अगर डिस्टर्ब हो रही है, तो वहां पे जो कारीगर हैं, जो लोग हैं, वो जान बचा के अपने आसपास के इलाकों में भाग रहे हैं। अब आसपास के इलाकों में अवध बहुत ही फर्टाइल, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविंस हुआ करता था मुगल टाइम का, प्लस उसके जो नवाब है वो डिप्लोमेटिकली अवध को हर तरह की वॉर से अलग रखने में कामयाब भी रहे हैं, तो पीसफुल वहां एनवायरनमेंट है। तो दिल्ली से भाग भाग के ये कारीगर और ये मतलब जितने भी आर्टिस्ट लोग हैं, वो भाग भाग के आ रहे थे आगे पीछे के एरिया में। और कहते हैं कि जब मुगल एक तरीके से दिल्ली का जब डिक्लाइन हुआ, यानी कि पावर, यानी कि मुगल पावर का जब एक तरीके से डिक्लाइन हुआ, उस वक्त आगे पीछे के जो रीजन्स हैं वो फ्लरिश कर गए कल्चर में और आर्ट में।
तो जो लखनवी कल्चर है, जैसे उसमें आप कह लीजिए छोटी छोटी चीजें, जैसे खाने की चीजें कह लें कि भाई मतलब जैसे कबाब है या खाने की चीज का मैं एक एग्जांपल लूं, हर चीज में लखनवी जो आर्ट, मतलब जो भी इनका आर्ट है, ठीक है, तो वो तभी डेवलप हुआ जब दिल्ली कमजोर, यानी कि मुगल कैपिटल कमजोर पड़ने लगी। ठीक है, तो यहां मैं अवध की डिस्कशन खत्म करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे बंगाल की।